हेलो एवरीवन, मैं मनोज राठौर और आप सभी का स्वागत करता हूं केएस राठौर यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, हेनरीज लॉ। ओके, क्योंकि ये हेनरीज लॉ ना सभी को बहुत करता है हैरान और परेशान, लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद में किसी को ना ही परेशान और हैरान होने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अच्छे से डिटेल में जानेंगे कि हेनरीज लॉ होता है क्या। ओके, सो यहाँ पे क्या हम हेनरीज लॉ के बारे में जानेंगे और साथ साथ में उसके जो एप्लीकेशंस हैं उन्हें भी हम जानेंगे। ओके, सो टेंशन लेने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है। और नाउ मैं ना हेनरीज लॉ की डेफिनेशन को यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, उसके बाद में फिर हेनरीज लॉ को डिस्कस करते हैं। ओके, और उसे समझते हैं। सो मैं नोट डाउन कर देता हूँ। सो नाउ अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हेनरी लॉ है उसकी मैंने डेफिनेशन को नोट डाउन कर दिया है। आप क्या करेंगे, इस डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ेंगे और जो ये हेनरी लॉ की हैरानी है ना, जो हम लोगों को हैरान करती रहती है, परेशान करती रहती है, उसको क्या दूर करेंगे। ओके, सो इसको हम सबसे पहले रीड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, सॉल्वेबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन। ओके, सो यहाँ जो डेफिनेशन है ना उसके थ्रू क्या हमें बताया जा रहा है वो हम समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे पास ये एक बीकर है। ओके, और इस बीकर में क्या यहाँ पे कुछ हमारा लिक्विड भरा हुआ है। ओके, और ये लिक्विड कैसा एज अ सॉल्वेंट रहेगा, क्योंकि अब आपको एक चीज़ और बता दें, जो हेनरी लॉ होता है उसमें किस टाइप ऑफ सोल्यूशन की स्टडी हम करते हैं। ओके, तो वो मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे हम गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो कैसा होगा, लिक्विड, और इसमें क्या सोल्यूट हम मिलाएंगे गैस। तो सपोज यहाँ पे हमने क्या कुछ गैस के पार्टिकल्स मिलाए हैं और इसको हमने क्या आइसोलेट कर दिया। ओके, तो जो हमने कुछ गैस के पार्टिकल्स मिलाए थे, तो जैसे हमने मान लिया यहाँ पे कुछ ये डिजॉल्व हुए। ओके, और यहाँ इसके ऊपर भी क्या कुछ गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ओके, सो जो इनके थ्रू जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा। ओके, क्योंकि ये हमारे सॉल्यूशन फेज के बाहर है। ओके, तो ये क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि हम यहाँ बीकर से बाहर भाग जाएं, लेकिन हमने क्या बीकर का जो माउथ है वो हमने क्लोज कर दिया है। तो उस कंडीशन में क्या ये बाहर नहीं जा सकते। अब ये बाहर नहीं जा सकते तो ये प्रेशर लगाएंगे इधर उधर, तो जितना ज़्यादा इनका प्रेशर होगा उतनी ही ज़्यादा क्या सॉल्युबिलिटी होगी पार्टिकल्स की सॉल्यूशन में। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमारा ये हमने जो बैरियर लगा रखा। ओके, सो ये यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। ओके, सो अगर आप एक चीज़ सोचिए कि यहाँ पे अगर इस पे अगर हम थोड़ा और प्रेशर डाल दें तो इसकी पोजीशन क्या थोड़ी मूव हो जाएगी और ये लगभग कहाँ यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये वाला जो पार्टिकल और ये वाला ये थोड़ा सा नीचे होगा और ये भी थोड़ा सा नीचे होगा। ओके, और एक पार्टिकल जैसे ये हो सकता है कि सॉल्यूशन के अंदर पहुंच जाएगा। ओके, क्योंकि जैसे आपने अगर बाय द वे पिछला वाला अगर वीडियो मेरा देखा प्रीवियस वीडियो, तो वहाँ पे मैंने इंजेक्शन वाला एग्जांपल दिया था। आई थिंक वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। वही यहाँ पर भी होता है कि जब हम क्या यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे तो ये भी क्या अपोजिट प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा न्यूटन्स का थर्ड लॉ। ओके, कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, तो जितना हम प्रेशर लगाएंगे तो ये भी लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बाहर तो जा नहीं सकते, तो उस कंडीशन में ये सॉल्यूशन के अंदर इंटर कर जाएंगे कुछ। ठीक, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब ये पोजीशन रहेगी तो यहाँ पे स्पेस बहुत थोड़ा रहेगा, तो पर यूनिट एरिया जो होगी पार्टिकल्स की वो क्या डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसकी वजह से पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और कुछ पार्टिकल्स जो है वो सॉल्यूशन में भी मूव कर जाएंगे। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो ये हेनरी लॉ था। अब हेनरी लॉ को क्या एक दूसरी तरह से यहाँ पे लिखा गया, उसको भी देखते हैं और देन फॉर्मूले पे पहुँचते हैं। ओके, सो देखिए लिखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस X इन द सॉल्यूशन। ओके, सो यहाँ पे हमें बताया गया कि जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस का वेपर फेज में, तो वेपर फेज में क्या जो सॉल्यूशन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे ये हमारे प्रेजेंट थे। ठीक, तो इनका जो पार्शियल प्रेशर होगा जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा क्या गैस का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा सॉल्यूशन में, या यूँ कह लीजिए कंपोजिशन ज़्यादा होगा, मीन्स क्या क्वांटिटी ज़्यादा होगी गैस की। ओके, सो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आएगी। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस P। ओके, और ये हमारा क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, गैस के मोल फ्रैक्शन के। ओके, सो जो हमारा पार्शियल प्रेशर था गैस का और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन। अब बात करें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों हुआ, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या हमें कंपोजिशन बताता है कि सॉल्यूशन में कौन सी चीज़ कितने रेशियो में प्रेजेंट है। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जब हमने यहाँ पे
पार्शियल प्रेशर इंक्रीज किया ऊपर से, तो यहाँ पे क्या प्रेशर ज़्यादा लगा इन पे, तो उन्होंने भी क्या और ज़्यादा लगा, और यहाँ से कुछ पार्टिकल्स हमारे अंदर मूव भी कर गए, तो यहाँ पे जो यहाँ इसके ऊपर बचेंगे सॉल्यूशन के ऊपर, इनका क्या पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इनकी पर यूनिट एरिया जो हमारी थी वो घट गई। ओके, सो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से क्या हमारा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X हो जाता है, और यहाँ पे जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को जब रिमूव करेंगे, हटाएंगे, ठीक, तो इज इक्वल्स टू KH हो जाता है। तो यहाँ पे जो HX है, तो यहाँ पे जो KH है वो क्या है हमारा, वो हमारा है हेनरी लॉग कांस्टेंट। ओके, या फिर यूं कह सकते हैं आप गैस कांस्टेंट। ओके, सो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हेनरी लॉग कांस्टेंट। ओके, या फिर यूं कह सकते हैं आप गैस कांस्टेंट। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि केस से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो मैं भी आपको बता दूंगा, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में फिर केस की जो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं उनको बताएंगे, और उसके बाद में फिर जो हमारे एप्लीकेशंस हैं हेनरी लॉ के उन्हें देखेंगे। ओके, सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ मैं इसे इरेज कर देता हूँ। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो केस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी, मेंशन कर दी। ओके, सो ये चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि यहाँ से आपको हो सकता है मे बी आपके स्कूल्स के एग्जाम में या फिर बोर्ड एग्जाम में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ KH इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। ओके, तो यहाँ पे मैं बताया गया है कि जो KH की वैल्यू है हेनरी लॉ कांस्टेंट की, वो डिफरेंट होती है डिफरेंट गैसेस के लिए। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि क्या जो हमारा हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है ना, तो कांस्टेंट से हम लोगों को क्या अक्सर ये रहता है ना कि कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यूज क्या सेम होगी हर एक कंडीशन में। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये है तो कांस्टेंट बट इसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, ये इसकी वैल्यू डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होती है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो बात है वो क्या है, वो देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, हायर द वैल्यू ऑफ KH मीन्स KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एट अ गिवन प्रेशर लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। किसी भी गिवन प्रेशर पे तो उस टाइम पे जो सॉल्युबिलिटी होगी गैस की लिक्विड में या यूं कह लीजिए सॉल्वेंट में, वो क्या होगी, कम होगी। ऐसा क्यों होता है, उसको हम हेनरी लॉ का जो फॉर्मूला है उसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हेनरी लॉ का फॉर्मूला कहता है P इक्वल्स टू KH(x). ओके, P क्या होता है हमारा पार्शियल प्रेशर होता है, KH हेनरी लॉ कांस्टेंट है, एंड X जो होता है हमारा क्या होता है मोल फ्रैक्शन। ओके, और मोल फ्रैक्शन क्या हमारी सॉल्युबिलिटी को बताता है, क्योंकि जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगर KH की वैल्यू की। ओके, सो यहाँ KH इज इक्वल टू क्या हम P/X लिख सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कि ये इसकी वैल्यू ज़्यादा होने से सॉल्युबिलिटी कम क्यों होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे इसको अगर हम पार्शियल प्रेशर को क्या हम कांस्टेंट कर दें, जैसे हमने मान लिया कि पार्शियल प्रेशर की वैल्यू क्या है, हमने 1 मान ली। ओके, 1 बार। ओके, 1/x ये हुआ ना, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो ये x है ना वो क्या है, वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ पे अगर टोटली बात करें तो KH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ x, या सॉल्युबिलिटी या फिर मोल फ्रैक्शन आप कुछ भी कर लीजिए। ओके, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या हमारी सॉल्युबिलिटी को ही डिनोट करता है, तो KH हमारा क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए जो KH की वैल्यू जब ज़्यादा होगी ना तो वो कब होगी, जब हमारी x की वैल्यू कम हो। और x की वैल्यू कम होने का मीन्स मतलब क्या होता है ना कि उसकी सॉल्युबिलिटी हमारी गैस की कम है। ओके, जो गैस की क्वांटिटी है सॉल्यूशन में वो कम है। ओके, सो ये चीज़ आई थिंक आपको जो KH से रिलेटेड बातें थी वो समझ में आई होंगी। अगर आप इसको भी नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट एप्लीकेशंस जो हमारे हैं हेनरी लॉ के और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। नाउ मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ओके, नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस। ओके, सो यहाँ पे मैं हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस को नोट डाउन कर दूंगा 1 बाय 1, और उसके बाद में क्या उन्हें अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हेनरी लॉ के ये जो एप्लीकेशंस हैं ना वहाँ से बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क में, सो उसे अच्छे से समझिएगा। ओके, सो मैं जो हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस हैं उन्हें मैं नोट डाउन कर देता हूँ। नाउ आप देख सकते हैं जो हमारे हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस थे, ओके, उन्हें मैंने नोट डाउन कर दिया। तो इन्हें क्या करेंगे 1 बाय 1 रीड करेंगे और अच्छे से क्या समझेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो पहला हमारा एप्लीकेशन उसे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर द बॉटल्स इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या बताया है कि जो बॉटल्स होती हैं सोडा वाटर की या फिर हमारी
सॉफ्ट ड्रिंक्स की, उनको क्या हम अंडर हाई प्रेशर सील करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जिससे सॉल्बिलिटी है CO2 की वो बढ़ सके, मीन्स जो CO2 की क्वांटिटी है हमारी सोडा वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक्स में वो ज़्यादा हो सके। ठीक, क्योंकि आपने अगर पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, वहाँ पे मैंने बताया भी था कि जो गैस की सॉल्बिलिटी होती है ओके, वो प्रेशर बढ़ाने पे बढ़ती है ओके, और प्रेशर घटाने पे घटती है। इसलिए क्या CO2 की सॉल्बिलिटी को बढ़ाने के लिए हम बॉटल्स को क्या हाई प्रेशर में सील करेंगे, जिससे कि उसकी सॉल्बिलिटी बढ़ जाए, उसकी क्वांटिटी हमारी सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर में बढ़ सके ओके। अब जो हमारा नेक्स्ट है उसे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है व्हेन द स्क्यूबा डाइवर कम टुवर्ड्स सरफेस दे सफर फ्रॉम अ मेडिकल प्रॉब्लम नोन एज बेंड ओके। तो यहाँ पे हमें बताया गया जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं, मीन्स गोताखोर वगैरह जो सी के अंदर जाते हैं, तो जब वो सरफेस पे आते हैं वापस ओके अंदर जाने के बाद, तो वो क्या एक मेडिकल प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं? बेंट के नाम से ओके। और ये मेडिकल प्रॉब्लम ना काफ़ी पेनफुल होती है और डेंजरस फॉर लाइफ भी होती है ओके। तो ये क्यों होता है, किस तरह होता है, इसको समझने के लिए क्या हम यहाँ पे थोड़ा डायग्राम की मदद लेते हैं ओके। तो सपोज कीजिए ये यहाँ पे क्या हमारा बैंक मीन्स क्या किनारा है सी का ओके, और ये यहाँ पे क्या सी की गहराई दी हुई ओके, डीपनेस यहाँ पे सी ये बहुत ज़्यादा गहरा ओके, ये चीज़ आपको दिखाई गई ओके। तो यहाँ पे जैसे सपोज ये यहाँ पे स्क्यूबा डाइवर सी के बैंक पे खड़ा हुआ है ओके, और इस स्क्यूबा डाइवर के ऊपर अगर इस टाइम पे अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या कुछ ना कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओके। जो ये स्क्यूबा डाइवर यहाँ पे खड़ा हुआ है समुद्र के किनारे सी के ओके, तो इसके ऊपर कौन सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग भी घर के अंदर या घर के बाहर होते हैं तो जो गैसेस होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उसका कुछ ना कुछ प्रेशर तो हम पे लगता है ना, तो उसी तरह इसके ऊपर भी क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा गैसेस का ओके। सो क्या होता है जब ये स्क्यूबा डाइवर्स अंदर जाते हैं ओके सी में, ठीक, तो ये जैसे सपोज यहाँ ये सी में हमारा स्क्यूबा डाइवर है ओके, यहाँ पे ओके, ये यहाँ हमारा स्क्यूबा डाइवर है ओके। तो यहाँ पे अगर आप बात करें ना, तो इसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ना वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी पर भी तो लग रहा है, और साथ साथ में जो इसके ऊपर कुछ ना कुछ वाटर की जो क्वांटिटी होगी ना, वो भी कुछ ना कुछ प्रेशर स्क्यूबा डाइवर पे लगेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या सी के अंदर जो होता है प्रेशर स्क्यूबा डाइवर की बॉडी पे, वो क्या इंक्रीज हो जाएगा ओके। समझ में आ रहा ना? जब ये सी के बाहर था ना, तो केवल एटमॉस्फेरिक गैसेस का ही इस पे क्या प्रेशर लग रहा था, लेकिन जब ये सी के अंदर आया ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ जितना ही नीचे जाएगा ना, उतना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि क्या वाटर भी इस पर कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा ओके। सो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा स्क्यूबा डाइवर पर सी के अंदर, वो क्या ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ओके, ज़्यादा लगेगा, ठीक। तो इस टाइम पे होगा क्या, सो जो स्क्यूबा डाइवर्स हो गए ना, तो ये जब अंदर से के ब्रीथिंग करेंगे, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, ये लोग क्या इन लोगों के पीछे बैक पे क्या एक सिलेंडर रखते हैं ओके, जिसमें क्या एयर होती है और उससे क्या वो ब्रीथिंग कर पाते हैं, ठीक। तो ये इनके जो टैंक होगा ना, उसमें जो गैसेज होंगी, तो जब ये ब्रीथिंग करेगा तो वो जो गैस होंगी ना, उनकी ब्लड में सॉल्बिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। और हमें पता है जैसे हम नेचर में ब्रीथ करते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो गैस की प्रेजेंस होती है वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस ओके। सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस ओके। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस ओके, नाइट्रोजन गैस। सो जब ये स्क्यूबा डाइवर सी के अंदर जब ब्रीथिंग करेगा ओके, तो इसके अंदर क्या जो नाइट्रोजन की क्वांटिटी होगी वो उसके ब्लड में काफ़ी ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगी। मीन्स जो क्वांटिटी होती है, जो गैस जो हमारे ब्लड में डिजॉल्व होती है, तो वहाँ पे क्या नाइट्रोजन की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी, जो उसका अमाउंट होगा वो क्या काफ़ी ज़्यादा होगा ओके। फिर क्या होगा जब ये स्क्यूबा डाइवर जब फिर से ये क्या करेगा, बाहर आएगा यहाँ पे ओके, तो उस टाइम पे इसके ऊपर जो प्रेशर होगा ना वो कम हो जाएगा, और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो इसके अंदर की जो सॉल्युबल गैसेस हैं इसके बॉडी के अंदर जो ब्लड के साथ जो डिजॉल्व हुई थी उसमें, तो वो क्या होंगी, रिलीज होंगी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ, और जब प्रेशर कम होता है तो क्या गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो उस इसलिए जो इसके अंदर गैसेज होंगी ना वो रिलीज होंगी, और जब रिलीज होंगी ना तो इसके वेंस कैपिलरीज जो होते हैं ना, जिसमें ब्लड हमारा फ्लो करता है, वहाँ पे क्या नाइट्रोजन के बबल फॉर्म हो जाते हैं ओके। और जब ये नाइट्रोजन के बबल फॉर्म हो जाते हैं तो उस टाइम पे जो ये स्क्यूबा डाइवर है एक मेडिकल प्रॉब्लम से सफ़र करेगा, और वो मेडिकल प्रॉब्लम कौन सी होती है, वो हमारी बेंड्स होती है ओके। सो ये चीज़ आपको आई थिंक समझ में आया होगा ओके। और यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछते हैं, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं वो अपने टैंक को हीलियम गैस से डाइल्यूट क्यों करते हैं ओके। टैंक में जो गैसेज होते हैं उनको हीलियम के साथ डाइल्यूट क्यों करते हैं, तो यही होता है इसका रीजन क्या, कि जो स्क्यूबा डाइवर के पास टैंक होगा ओके, टैंक जिसमें क्या गैसेज होंगी ओके, एटमॉस्फेरिक गैसेज होंगी, ठीक। तो इसको क्या हम डाइल्यूट कर देंगे, किससे डाइल्यूट करेंगे हम इस गैसेस को
हीलियम से, ओके, हीलियम से डाइल्यूट कर देंगे। और जब हम हीलियम से डाइल्यूट करेंगे ना, तो ये जो हमारा स्कीवा डाइवर था, ओके, ये जो हमारा स्कीवा डाइवर था ना, वो फिर बेंड की जो प्रॉब्लम होती है, इसको ना बेंड्स की प्रॉब्लम, वो क्या दूर हो जाएगी, एवॉइड मीन्स इसको क्या बेंड फिर नहीं होगा, ओके। सो अगर आपसे एग्जाम में इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं उनके जो टैंक्स होते हैं, उनके टैंक्स की जो गैसेस होती हैं उनको हम हीलियम के साथ डाइल्यूट क्यों करते हैं, ओके, तो आप क्या लिखेंगे कि उसको हम इस वजह से डाइल्यूट करते हैं कि जो हमारा स्क्यूबा डाइवर था ना, उसे भाई बेंड ना होने पाए, ओके, क्योंकि बेंड मैंने आपको बताया था बहुत ही खतरनाक एक मेडिकल प्रॉब्लम होती है, इसमें क्या बहुत ज़्यादा पेन होता है और साथ साथ में ये क्या डेंजरस फॉर लाइफ भी होती है, ओके। सो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन उसके बाद में जो हमारा थर्ड एप्लीकेशन है हेनरी लॉ का, उसे हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ओके। सो नाउ मैं इसे रेज कर देता हूँ। नाउ यहाँ पे देख सकते हैं जो थर्ड हमारा एप्लीकेशन लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एट हाई एल्टीट्यूड्स लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज एनोक्सिया, ओके। तो यहाँ पे क्या है बताया गया हमें कि ये हाई एल्टीट्यूड पे कोई भी होगा ना, तो उसके जो ब्लड होगा ना, उसमें ऑक्सीजन की जो है वो कमी हो जाएगी, ओके, और देन उसको क्या प्रॉब्लम होगी जिसके सिम्टम्स कैसे होते हैं एनोक्सिया के तरह, ओके, और ये प्रॉब्लम भी काफ़ी खतरनाक होती है, ओके। तो इसको भी हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, ओके। जो हमारे ना हिल क्लाइंबर्स होते हैं, ओके, पहाड़ पे जो लोग चढ़ते हैं हिल क्लाइंबर्स, ओके, तो जैसे ये बाबू जो है वो ये हिल पे चढ़ रहे हैं, ओके, और ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक, आपको समझ में आ रहा है ना। तो ये जो ग्राउंड लेवल पे जब ये हमारे बाबू थे ना, तो उस टाइम पे जो इन पे क्या एटमॉस्फेरिक जब इन पे प्रेशर लगेगा, ओके, क्या लगेगा प्रेशर, तो इनके अंदर क्या कुछ गैसेस डिजॉल्व होंगी, ओके, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में होंगी, और जब ये हाई एल्टीट्यूड पे पहुंच जाएंगी, ओके, हाई एल्टीट्यूड पे, तो क्या होगा इन पे जो प्रेशर होगा ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके, तो ये हमारा क्या डिक्रीज कर जाएगा, ओके, क्या करेगा डिक्रीज करेगा, मीन्स इनके ऊपर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम लगेगा। तो यहाँ पे क्या जब ये ब्रीथिंग कर रहे थे तो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी थी वो सफिशिएंट थी, लेकिन जब ये ऊपर पहुंच गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हुआ, तो जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी थी इनके ब्लड में वो क्या कम हो गई, डिक्रीज हो गई ना। अभी आपको मैंने बताया था कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है गैसेस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, और प्रेशर जैसे जैसे डिक्रीज होता है गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, ओके। तो ये चीज़ मैंने बताई, जो इनका ब्लड था ना उसमें ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी थी ना वो कम हो गई, ओके। तो इसकी वजह से ये बाबू ना एक मेडिकल प्रॉब्लम से सफ़र करेंगे, और वो मेडिकल प्रॉब्लम के जो सिम्टम्स होंगे वो कैसे होंगे एनोक्सिया की तरह, ठीक। तो अब बताते हैं इस प्रॉब्लम में होता क्या। तो जब ये प्रॉब्लम इन्हें होगी ना तो इनको कुछ समझ नहीं आएगा, इन्हें कुछ साफ साफ दिखाई भी नहीं देगा कि एक्चुअली हम कहाँ पे कितनी ऊंचाई क्या कुछ नहीं पता चलेगा, और बाबू ये पहाड़ पे चढ़ेंगे, ठीक। और एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़, इनका माइंड तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, ब्रेन फंक्शन करना बंद कर देगा, अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे, इन्हें पैर कहीं दूसरी जगह रखना होगा और ये रखेंगे कहीं और, मीन्स जो इनके ब्रेन की फंक्शनिंग है वो भी गड़बड़ हो जाएगी, ओके। ये अच्छे से सोच नहीं पाएंगे कि किस तरह से हम आगे ऊपर पहाड़ पे चढ़ें, कि यहाँ पे इसकी जो चोटी है यहाँ माउंट एवरेस्ट के ऊपर हम खड़े होकर अपने देश का झंडा दिखा सकें, ओके। सो इन्हें क्या ये प्रॉब्लम्स होती हैं, और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या हम एक काम कर सकते हैं कि ये इनके पास भी क्या टैंक्स होते हैं, ओके, टैंक्स होते हैं, ये भी टैंक्स लेकर माउंटेन्स वगैरह पे चढ़ते हैं। तो इनके टैंक्स में अगर क्या हम ऑक्सीजन गैस को अगर हम मिला दें, ओके, तो उनमें जो गैसेस थी ना टैंक्स में उसको क्या हम अगर डाइल्यूट कर दें किससे ऑक्सीजन से, ठीक। तो इनके पास जो इन बाबू के पास जो टैंक था, ओके, जो इनके पास टैंक था, इनके टैंक में क्या करें हम ऑक्सीजन गैस से क्या इनके टैंक को हम डाइल्यूट कर दें, ओके। देन जो इनके पास टैंक होगा ना उसके थ्रू जब ये क्या करेंगे ब्रीथिंग करेंगे, ओके, ब्रीथिंग करेंगे, देन इनको जो हमारी प्रॉब्लम होती है मेडिकल प्रॉब्लम जिसके सिम्टम एनोक्सिया की तरह होते हैं वो इनको क्या नहीं होगी, ओके, एवॉइड हो जाएगी, ओके, एवॉइड होगी जब ये इनका टैंक डाइल्यूट होगा ऑक्सीजन गैस के थ्रू, ओके। तो ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आई होगी अच्छे से, और अच्छा भी लगा होगा ये सारी चीज़ें डिटेल में जानकर, ओके। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए ना यार, देर क्यों कर रहे हैं, और साथ साथ में कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, ओके। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग वे में क्या अच्छे से चीज़ों का एक्सप्लेनेशन मिल पाए, ओके। तो अब हम आगे ना हेनरी लॉ पर एक बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, ओके। वो क्या हमारा न्यूमेरिकल जो होगा ना वो हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल होगा, ओके, उसे हम स्टेप टू स्टेप अच्छे से सॉल्व करेंगे। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके।
अब आप देख सकते हैं जो हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो हेनरी लॉ पर बेस्ड एग्जाम्पल दिया है उसे मैंने क्या व्हाइट बोर्ड पर नोट कर दिया हुआ है। ठीक, तो इस एग्जाम्पल को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे स्टेप टू स्टेप, जिससे हमारा हेनरी लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से मजबूत हो जाए, ओके, क्लियर हो जाए। सो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले रीड करेंगे, देन आफ्टर देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है और उसके बाद में हम उसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इफ N2 गैस बबल्ड थ्रू वाटर एट 298 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ओके, सो ये जो है इसको मैं कुछ फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो यहाँ पे सपोज हमारे पास ये एक टेस्ट ट्यूब है, ओके, और यहाँ पर एक ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है। ओके, सो इसमें क्या हमने कॉर्क लगा दी है, ओके, यहाँ पे, और ये यहाँ पे पाइप है, और ये यहाँ पे हमारी इस टेस्ट ट्यूब में जाकर मिल जाती है। ठीक, सो क्या होगा, यहाँ से हमारी N2 गैस इस यहाँ से जा रही है इस पाइप के थ्रू, ओके, और ये कहाँ, ये हमारा जो टेस्ट ट्यूब है और इसमें क्या हमारा वाटर है, और जिसकी क्वांटिटी कितनी है 1 लीटर। ओके, हमें दिया हुआ है ना क्वेश्चन में कि जो क्वांटिटी है वाटर की वो कितनी है, वो हमारे पास 1 लीटर है। ओके, तो 1 लीटर यहाँ पे वाटर हमारा प्रेजेंट है, ये क्या है हमारा, ये हमारा वाटर है। ओके, और इसकी क्वांटिटी कितनी है 1 लीटर। ठीक, और अब क्या होगा कि यहाँ से जो N2 गैस होगी वो यहाँ से रिलीज होगी इस टेस्ट ट्यूब से। ठीक, तो ये हमारा क्या क्वार्क होता है। ओके, तो यहाँ पर ये डॉटेड यहाँ पे है। ओके, सो यहाँ से क्या होगा, N2 गैस इस पाइप के थ्रू जाएगी, तो यहाँ पे जब नीचे जाएगी ना, तो आप बचपन में देखते हैं ना कि बच्चे क्या करते हैं कि ग्लास में पानी भर लेते हैं और उसमें क्या सोप साबुन वगैरह डाल देते हैं और घोल देते हैं उसमें। ठीक, उसके बाद में क्या करेंगे, एक पाइप होती है जिसके थ्रू वो फूकते हैं। ओके, तो क्या वहाँ पे झाग बनती है, ग्लास के ऊपर निकलती है। ओके, तो उसी तरह क्या वो भी क्या बबल बनते हैं ना एयर के, उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, जो N2 गैस जब जाएगी यहाँ पे नीचे, ओके, और यहाँ से जब रिलीज होगी यहाँ से, तो क्या यहाँ पे बबल फॉर्मेशन होगा, वो इसी को क्या हम कहते हैं, यहाँ पे क्या N2 गैस बबल्ड की गई वाटर के थ्रू। ओके, सो यहाँ पे हमें बताना क्या है कि N2 जो गैस है ना उसके कितने मिलीमोल्स हमारे इसमें वाटर में डिजोल्व हुए हैं। ओके, सो आपको आई थिंक इतना समझ में आएगा, और आगे देखते हैं कि क्या क्या हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। और दिया हुआ है, एज्यूम दी N2 एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार। ओके, तो यहाँ पे जब N2 गैस यहाँ से जब जाएगी वाटर पे और यहाँ से जब निकलेगी ना, तो सो यहाँ पे N2 गैस कुछ ना कुछ जब यहाँ से इसमें मूव करेगी तो कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रेशर वाटर पे लगाएगी। ठीक, तो वो हमें कितना बताएगा कि जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा N2 गैस के थ्रू वो कितना हमारा है 0.987 बार। ओके, ये हमारा क्या प्रेशर है जो कि लगाया जाएगा N2 मीन्स नाइट्रोजन गैस के थ्रू। ओके, सो आई थिंक इतनी चीज समझ में आई होगी। और आगे देखते हैं, और भी हमें दिया हुआ है, गिवन दैट हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर N2 एट 298 केल्विन इज किलोबार। ओके, और यहाँ पे हमें बताया गया कि जो यहाँ पे हेनरी लॉ कांस्टेंट होगा, ओके, गैस कांस्टेंट जो हमारा होगा वो उसकी वैल्यू कितनी दी है 76.48 किलोबार। ओके, सो यहाँ पे हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और इसके थ्रू क्या हमें ये बताना है कि जो N2 गैस के हमारे कितने मिलीमोल्स होंगे जो कि 1 लीटर ऑफ वाटर की वैल्यू में डिजोल्व हो जाएंगे। नाउ अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और देन आफ्टर क्या इसे हम इरेज कर देंगे और हम फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ओके, सो नाउ अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको क्या बताता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला तो उस पर आप चाहिए, और यहाँ से क्या हमें पता भी चल रहा है कि ये किस पे हेनरी लॉ पर बेस्ड है। चलो, अगर हमें बाय द वे अगर हम अभी तो हेनरी लॉ पढ़ रहे हैं तो हमें पता है हेनरी लॉ पर बेस्ड है। अगर हम हेनरी लॉ ना पढ़ रहे थे तो कैसे जानते, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी में दिया भी है हेनरी लॉ कांस्टेंट, और जब हेनरी लॉ कांस्टेंट आ गया न्यूमेरिकल में तो कहीं ना कहीं हमें पता चल जाता है कि वो किस पे बेस्ड है, हेनरी लॉ पे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम हेनरी लॉ के फॉर्मूले को लिखते हैं। ओके, P = KH x। ओके, और x हमारा क्या डिनोट करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। KH क्या होता है, हेनरी लॉ कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट इसे कह सकते हैं, और ये P क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो यहाँ पे क्या गैस हमारी कौन सी N2, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा ऑफ N2। ओके, और हमें ये इसमें कैलकुलेट क्या करना है, मिली मोल्स ऑफ N2 कि N2 के मिली मोल्स कितने होंगे जो वाटर में 1 लीटर में डिजोल्व हुए होंगे। ओके, तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए इस फॉर्मूले को देख के कि अगर हमें मोल्स तक अगर पहुंचना है, मिली मोल्स तक कब पहुंचेंगे, जब आप मोल्स तक पहुंचेंगे। ओके, तो अगर हमें मोल्स अगर निकालने तो कहाँ से मिल सकते, तो मोल्स हमें क्या मोल फ्रैक्शन से मिलेंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम N2 के अगर मोल फ्रैक्शन निकालें, ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, x N2 मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। सो ये हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा,
और यहाँ से क्या हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल सकते हैं N2 के। ओके, सो क्या करेंगे, यहाँ तक हमें पहुँचने के लिए सबसे पहले ज़रूरत किसकी पड़ेगी, मोल फ्रैक्शन में पता हो। ओके, और यहाँ पे हमें H2O के बारे में कुछ पता हो कि इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। ओके, देन हम N2 के मोल्स निकाल सकते हैं। ओके, कैलकुलेट कर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा N2 का कि मोल फ्रैक्शन कितना। ओके, तो मोल फ्रैक्शन कहाँ, यहाँ से मिल सकता है। तो सबसे पहले क्या मोल फ्रैक्शन N2 का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे P की वैल्यू हम डाल देंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन हमारा N2 का कितना है, 0.987 बार इज इक्वल्स टू ES की वैल्यू कितनी दी है, 76.48 किलो बार है। तो किलो बार को जब बार में कन्वर्ट करेंगे तो किससे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक इसमें बार में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, फिर क्या हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस, तो मल्टीप्लाई कर देंगे x N2। ओके, इस तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे। देन अब अगर हमें ये चाहिए तो क्या करेंगे, ये सारा टर्म हम यहाँ पे नीचे भेज देंगे। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा x2 इज इक्वल्स टू 0.987 और ये वाला टर्म क्या नीचे पहुंच जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 76.48 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। ओके, 1000 को क्या 10⁻³ भी लिख सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। ओके, नाउ अब अगर यहाँ पे हम अगर सॉल्व करें आगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x2 इज इक्वल्स टू, इसको क्या हम ऐसे एज इट इज लिख देते हैं 987। ओके, डिवाइडेड बाई, अब इसकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 76480। सो नाउ अब हम क्या करेंगे कि कैलकुलेटर की मदद ले लेते हैं, जिससे क्या इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लें। ओके, तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर की मदद लेते हैं, कितना है 0.987 डिवाइडेड बाई 76480। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कुछ इतना निकल के आ रहा है 0.000129। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो मोल फ्रैक्शन है N2 गैस का। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है 0.000129। ओके, इसको अगर हम लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये पॉइंट क्या यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक, तो कितना 5 अगर हम प्लेसेस अगर इसको अगर हम राइट में अगर डिस्प्लेस करते हैं, ओके रिप्लेस कर देंगे तो कितना आएगा 1.29 आएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई इंटू 10⁻⁵ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डेसिमल है ना, इसको हमने 5 डिजिट्स आगे प्लेस कर दिया। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10⁻⁵। ओके, तो आई थिंक इतना आपको समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फार्मूला है इसी के थ्रू क्या हम नंबर ऑफ मोल्स, मिली मोल्स जो हमें कैलकुलेट करने हैं N2 गैस के, वो निकल के आ जाएंगे। कैसे, तो यहाँ पे क्या ये तो हमें चाहिए ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस। ओके, और तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O हमें पता होना चाहिए, तो इसको हम किस तरह से निकालेंगे। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, तो उससे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ओके, इज इक्वल्स टू क्या होगा, मास हो जाएगा मास ऑफ H2O। ओके, एंड मोलर मास ऑफ H2O। ओके, मोलर मास ऑफ H2O। ओके, सो यहाँ पे हमें वॉल्यूम कितनी दी गई है 1 लीटर। ओके, तो यहाँ वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का कोई ऐसा रिलेशन है जहाँ पे हमें मास मिलता हो तो क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। ये तो होता है ना, D फॉर डेंसिटी, M फॉर मास, V फॉर वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम कितनी दी गई 1 लीटर। ओके, तो यहाँ पे क्या जो डेंसिटी होती है हमारे प्योर वाटर की वो कितनी होती है 1 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। ओके, सो डेंसिटी कितनी होगी 1 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, इसलिए M इज इक्वल डिवाइडेड बाई 1000 मिलीलीटर। सो ये जो 1000 मिलीलीटर ना, इसको हम इधर जब मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो कितना आएगा, तो हमारा मास जो आएगा, ओके मास, M फॉर मास, मास कितना आएगा 1000 ग्राम, क्योंकि ये ml से ml इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ग्राम बचेगा, तो मास कितना आ गया 1000 ग्राम। ओके, सो मास हमारे पास 1000 ग्राम जब आ गया, सो इस कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स हम H2O कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ओके, इज इक्वल्स टू मास बाय मोलर मास। तो मास हमारा H2O का कितना है 1000 ग्राम। ओके, 1000 ग्राम, और मोलर मास हमारा कितना होता है H2O का, तो वो होता है हमारा 18 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, और ये मोल इनवर्स तो ऊपर जाएगा तो किसमें मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो अगर 18 से अगर हम 1000 को डिवाइड करें तो कितना आएगा, तो यहीं पे हम देख लेते हैं 18 से अगर डिवाइड करते हैं 1000 को। ओके, तो 18 5 जा 90, तो यहाँ पे कितना बचेगा 10 बचेगा, जब 100 में से 90 जाएगा, फिर ये हमने 0 यहाँ पे रखा, फिर 18 5 जा 90, तो यहाँ पे क्या फिर 10 आएगा, पॉइंट लगाएंगे तो फिर
जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा 18 5 जा 90। ओके, तो इसी तरह क्या फिर 10 आया तो यहाँ पे क्या 55.5555 आता रहेगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं राउंड फिगर में, इसको 55.56 लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 55.56 मोल। ओके, ये हमारा H2O का नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। ओके, सो इसे मैं इरेज कर देता हूँ। नाउ जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स H2O है, ओके, उसको क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O की जगह पे पुट कर देंगे, और जो हमारा मोल फ्रैक्शन आया हमारा N2 गैस का उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक, देन फिर देखते हैं क्या होता है आगे। ओके, तो मैं इसको जरा साइड में लिख देता हूँ। सो नाउ अब हम क्या करते हैं, जो भी हमारी वैल्यूज हैं उनको हम पुट कर देते हैं। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना आया है 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स N2 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ओके, तो यहाँ पे इसको हमने छोड़ क्यों दिया। ओके, तो इसलिए क्योंकि क्या जब भी हेनरी लॉ पे बेस्ड आप कोई न्यूमेरिकल लगाएं तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जो हमारी गैस की सॉल्युबिलिटी होगी सॉल्यूशन में वो बहुत कम होगी। मींस क्या उसकी क्वांटिटी बहुत कम होगी इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट। जो भी हमारी गैस सोल्यूट होगी ना उसकी क्वांटिटी क्या बहुत ही कम होगी, तो इसलिए उसको क्या हम हमेशा नेग्लेक्ट कर देंगे। ओके, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक, तो यहाँ पे हमारा इसकी वैल्यू कितनी है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O की कितनी है 55.56। ओके, तो इस वैल्यू को यहाँ पे हम रख देते हैं, तो कितना आएगा 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय 55.56। ओके, सो ये यहाँ पे हुआ, तो इसको क्या मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे भेज सकते हैं। तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल्स टू 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 55.56। ओके, इतना आएगा ना, तो इसको क्या हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, फिर देखते हैं कितना आता है 1.29 मल्टीप्लाइड विथ 55.56। ओके, इसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, फिर देखते हैं कितना आएगा। ओके, फिर उसको माइनस कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे निकल के आया है N2 इज इक्वल्स टू 71.6724। ओके, मल्टीप्लाइड विथ क्या 10 टू द पावर -5 रहेगा। सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं N2 गैस के जो वाटर में डिसॉल्व हुए थे वो हमें मिल चुके हैं। ओके, तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, जो नंबर ऑफ मोल्स हो किस में हो मिली मोल्स में। ओके, तो मिली मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसे 10 टू द पावर 3 से, जो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर -5, तो यहाँ पे कैंसिल आउट होंगे, तो यहाँ पे क्या 10 टू द पावर -2 बचेगा। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल्स टू 71.6724 मल्टीप्लाइड विथ 10 टू द पावर -2। सो यहाँ पे अब इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करें, ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल्स टू 0.716 मिली मोल्स हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्या आएगा मिली मोल्स। ठीक, तो ये हमारा इतना आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें मिली मोल्स कितने हैं 0.761। ओके, और यहाँ पे H2O की क्वांटिटी कितनी थी 55.56। तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो क्या बहुत स्मॉल अमाउंट है ये। ओके, सो इस वजह से यहाँ पे हमने N2 के नंबर ऑफ मोल्स को नेग्लेक्ट कर दिया था। ठीक, आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया। तो इस वीडियो को कीजिए लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे कीजिए शेयर, जिससे क्या वो भी इस वीडियो को देख सकें और इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं हेनरी लॉ के जैसे उनको अच्छे से समझ सकें। और साथ में कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ साथ में अगर हमारे आपने यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले अगली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहेंगे और सबसे पहले आप उन वीडियोज़ को देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ओके।